देखिए, इस वक्त की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ये सबसे बड़ी क्राइसिस इसको माना जा सकता है। और कहने के तो तीन देशों के बीच में जंग है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन इससे प्रभावित शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जिससे प्रभावित ना होगा। और बल्कि अच्छी तरीके से नहीं, बल्कि बुरी तरीके से प्रभावित है। और उसका एकमात्र कारण सिर्फ इतना सा है कि जिस तरीके से एनर्जी यानी गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसको लेके जो संकट है, उससे कोई भी देश अछूता नहीं है। अमेरिका जिसने जंग शुरू की है, दरअसल अमेरिका के अंदर भी आज की तारीख में पिछले 3 हफ्ते में गैसोलीन यानी गैस के दाम में 27% का उछाल आया हुआ है। 27% का, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। भारत में अभी तक जो पेट्रोल और डीजल के दाम, इसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। लेकिन आप देखिए कि एलपीजी की जो क्राइसिस है, सरकार हालांकि बहुत ब्रेव फेस बताने की कोशिश कर रही है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो रोज आके आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर एलपीजी की कोई क्राइसिस नहीं है। और क्राइसिस दो स्तर की क्राइसिस है। एक तो आपको 60 रुपए दाम बढ़ाने पड़ गए, जो अपने आप में एडमिशन है कि आप क्राइसिस है। दूसरी बात, आपने जो कारपोरेट सेक्टर्स के लिए या जो कमर्शियल एलपीजी है, उस पर काफी राशनिंग कर दी है, तो वो भी एक तरीके का एडमिशन है कि आपके यहाँ क्राइसिस है। तभी तो आपने कदम उठाए, प्रिकॉशनरी बेसिस पे उठाया, चाहे जैसे उठाया आपने उठाए कम से कम। क्योंकि जैसे ही आप कमर्शियल एलपीजी पे अगर आप रोक लगाते हैं या उसकी राशनिंग करते हैं, तो उसका असर इकोनॉमी पे पड़ता है। जो जितनी होटल इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है या जो सड़क के किनारे जो रेहड़ी पटरी पे लगाने वाले लोग होते हैं, उनको नुकसान होता है और उससे पूरी इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन जो असली संकट है, वो संकट ये कि मुझे लगता है कि हम जो बार बार एक नारा देते हैं, उस नारे से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। आपदा में अवसर, ये जो आपदा में अवसर को एक बड़े जिसे कहते हैं प्रोफेटिक नारे के तौर पे जो कन्वर्ट किया गया, ऐसा लगा जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं। दरअसल आपदा में अवसर एक बहुत ही डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है कि इसका मतलब जब क्राइसिस होगी तब हम अवसर खोज लेंगे उसमें। जो समझदार सभ्यताएं होती, समझदार नेता, समझदार देश होते हैं, समझदार सरकारें होती हैं, वो आपदा के पहले से कोशिश करती हैं, तैयारी करती हैं। हम क्यों फंस गए इसमें? हम इसलिए फंस गए क्योंकि हमने 2014 और उसके पहले से कभी ये कंसीव ही नहीं किया कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब पेट्रोल, डीजल और गैस को लेके इस देश पर एक बड़ा संकट आ सकता है। क्योंकि हम आज की तारीख में जब आपसे बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल 88.3% हम इंपोर्ट करते हैं। आप जस्ट इमेजिन करिए, सिर्फ इमेजिन करिए इस बारे में, 88.3%। यानी कोई भी देश जो भारत के बाह मरोड़ना चाहता है, वो इस इंपोर्ट पर अगर खाली 15%, 20% का भी अगर वो रोक लगा दे या रोक लगाने में कामयाब हो जाए, तो भारत की तो हालत खराब हो जाएगी। गैस को लेकर हम आज की तारीख में 60% इंपोर्ट करते हैं, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, सब आप 60%। क्या इसको लेके कोई तैयारी की गई? मुझे लगता है कोई तैयारी नहीं की गई, इसलिए हम आज फंसे हुए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल आबाद गति से एलपीजी चल रहा है, उनको शायद जमीन का अंदाजा नहीं है। मैं पिछले दिनों, अभी मैं टेम्पो से या फिर ऑटो से मैं चलता हूं, और जब मैं उन लोगों से बात करता हूं, तो एक ने तो बड़ी हैरानी वाली बात बताई। उसने कहा कि जो सीएनजी 200-250 रुपए किलो मिलती थी, आज की तारीख में 450-500 रुपए मिलती है, और वो भी आपको ब्लैक में लेनी पड़ती। दूसरा, उसने कहा कि दिक्कत ये हो गई कि बड़े पैमाने पर लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि सबके मन में ये बैठ गया है कि हमारे पास एलपीजी तो अब मिलने वाली नहीं, तो घर का खाना चलेगा कैसे, और यहाँ पे महंगाई बढ़ने वाली, लिहाजा हमको अपने देश जा रहे हैं। अब अगर हम इसको अगर हम जोड़कर नहीं देखते और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते, तो दिक्कत पैदा होगी। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब 1991, 90, 91 के अंदर जब खाड़ी का प्रथम युद्ध हुआ था, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर पिता थे, उनके पिता थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उस वक्त भारत के पास एनर्जी का संकट शुरू हो गया था। और 1998 में आपको बताया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा ये कहा कि भाई हमको एलपीजी का अलग से भंडारण करना पड़ेगा। और 3 जगह चूज किए गए थे, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पडुरई। एक पडुरई कर्नाटक के अंदर है, कि हमें अंडरग्राउंड कैवर्न बनाने पड़ेंगे, तब तो हम किसी आपात स्थिति से निपटने में हम कामयाब होंगे। लेकिन और उसके बाद फिर
2018 में जब अरुण जेटली जी, बल्कि उनके पहले की बात है, अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने 2 और बनाने की बात की थी। हकीकत है आज की तारीख में सिर्फ 2 हैं जो काम कर रहे हैं। विशाखापट्टनम वाला काम कर रहा है और मैंगलोर वाला काफी हद तक काम कर रहा, पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे पास 22 दिनों का एलपीजी का स्टोरेज फैसिलिटी है हमारे पास। अब मान लीजिए अगर पांचों अगर समय रहते काम किया होता, उसको अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन पे लेके चले होते तो आज हमारे साथ दिक्कत नहीं होती। चाइना में दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको अपने स्टोरेज फैसिलिटी है। तेल का भंडारण हमारे पास है, आज की तारीख में करीब 75 दिन का हमारे पास है। तो इमीडिएट कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन ये क्राइसिस एक कारण से और बढ़ गई है, वो ये कि हमने जो अपनी विदेश नीति के अंदर जो जबरदस्त बदलाव किया है, अब हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हो गए। ईरान जो हमारा दोस्त था उसको हमने छोड़ दिया है, बिना इस बात का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए हुए कि अगर हम ईरान के साथ जाएंगे तो 2 नुकसान हो सकता है। एक, ईरान से जो हमको ऑयल मिलने वाला है वो तो हमने पूरी तरीके से अमेरिका के कहने पर रोक दिया है। दूसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जो ट्रांसपोर्टेशन आने वाला है उसमें प्रॉब्लम हो गई है। अब पिछले दिनों 2 शिप आए तो हमारे लोगों ने कहा देखिए मोदी जी की विदेश नीति कितनी शानदार है, और हमने तो रास्ता निकाल लिया। उसकी कीमत ये थी कि आप ब्रिक्स पे जो इंडिया जो इस वक्त उसका चेयरमैन है, वो ईरान युद्ध के मसले के ऊपर ईरान के साथ खड़ा हो, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का मेंबर है। उसमें रशिया भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, उसमें ब्राजील भी है और उसमें हम भी है। अब आप वो कहने की स्थिति में है नहीं आज की तारीख में। तो आपकी जो 22 अलग से शिप्स है वहां पे खड़ी हुई हैं, नहीं आ पा रही, और उसका नुकसान हमें होने वाला है। तो मेरा जो कहना है कि ये जो बार बार कहा था आपदा में अवसर, आपदा में ये अवसर जो है ये उन लोगों का फॉर्मूला या नारा है जो दरअसल समय रहते दूरदृष्टि लगा के अपना काम नहीं करते। जब कोई क्राइसिस आती है तब जो है वो उठते हैं और उसमें अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं। ये उसका खमियाजा हमको आज भुगतना पड़ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि लोग अब गांव जाने लग गए हैं और छोड़ के जा रहे हैं कि काम धंधा नहीं है, ये तो ज्यादातर लोग, सरकार के लोग भी मानते हैं कि एग्जेजरेशन है। थोड़ा सा क्राइसिस होगा, लेकिन ऐसा क्राइसिस नहीं हो गया कि 2 दिन में लोगों को गांव के लिए जाना पड़े छोड़ के। दूसरी बात, ये बार बार ये कह रहा है ना कि ईरान हमारा दोस्त है। ईरान और इजराइल में इजराइल ने हमेशा ही भारत का साथ दिया जब से हमारे रिश्ते हैं। तीसरी बात इससे जुड़ी हुई, जो आपने क्राइसिस की बात कही, तो वाजपेयी सरकार का जिक्र किया आपने, मोदी सरकार का जिक्र किया, उसके बीच में तो 10 साल मनमोहन सिंह सरकार भी रही। उस सरकार ने इस पर कोई काम किया था जिसकी वजह से ये क्राइसिस नहीं बढ़ सकता था? या हमारी सरकारें, सभी सरकारें, वाजपेयी टू मोदी सरकार, इसी तरह से काम करती है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये तर्क अपने आप में सही नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने काम नहीं किया इसलिए हम काम नहीं करें, जस्टिफाइड है। नहीं, काम किया कि नहीं किया, मैं ये तर्क की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं जो तर्क देना चाह रहा हूं, मैं पहली बात की ये जो तर्क है कि मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया इसलिए हम काम नहीं किया, जस्टिफाइड, ये मैं इस तर्क के बिल्कुल खिलाफ हूं। आपको 12 साल का अवसर मिला था, आप चाहते, और आपका नारा ये था शुरू से, मनमोहन सिंह का तो नारा ये नहीं था वोकल फॉर लोकल, सरकार या आत्मनिर्भर भारत। हाँ, और आपके अकाउंटेबल है ना। हाँ, और आपके पीछे तो स्वदेशी जागरण मंच भी नहीं था जो तो स्वदेशी की बात करता हो। तो मनमोहन सिंह के सरकार की फिलॉसफी अलग थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने भी उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए। उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन आपका तो नारा ही था वोकल फॉर लोकल, आपका तो नारा था आत्मनिर्भर भारत, आपका तो नारा था स्वदेशी। आपने क्यों नहीं अपनी फैसिलिटीज को इंप्रूव किया? तो मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया, इस वजह से मोदी सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। पहली बात बिल्कुल स्पष्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बहुत गंभीरता से कोशिश की थी, जिसकी वजह से आज भी हमारे पास जो है विशाखापट्टनम में 60,000 मिलियन मीट्रिक टन का स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास है। लेकिन अगर मान लीजिए पदुरई भी डेवलप किया गया होता, चांदी खोली भी डेवलप किया होता, बीकानेर भी डेवलप किया गया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। हम बजाय 22 दिन के हम 40 दिन या 50 दिन के हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती। तो ये तर्क अपने आप में ठीक नहीं है, क्योंकि आपका नारा था आत्मनिर्भर भारत, आपका नारा था वोकल फॉर लोकल, और रोज नारेबाजी आप करते। तो ये बात 2014 से, इसलिए आप रंगे हाथों पकड़े गए, ये मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। जहां तक सरकार की बात है कि सरकार तो हर चीज को डिफेंड कर रही, मनमोहन सिंह की सरकार भी 2G को डिफेंड कर रही थी, CWG को डिफेंड कर रही थी, कोल घोटाले को डिफेंड करती थी। सरकारों का अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश तो सरकार करेगी। अब क्या है कि कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ गए हैं, जिनको मैं पेड एक्सपर्ट्स कहता हूं,
जो टीवी चैनल पर आके जबरदस्त तरीके से चिल्लाएंगे, जबरदस्त तरीके से गाली गलौज करेंगे और ऐसा लगेगा देखिए ये तो सेना के बड़े अफसर रहे हैं, ये तो ब्यूरोक्रेसी में बड़े अफसर रहे हैं, ये चाइना के एक्सपर्ट है, फलाने के एक्सपर्ट, ढिमकाने एक्सपर्ट है। लेकिन वो सब मोटिवेटेड तरीके से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। हकीकत क्या है आपको मालूम? बड़े पैमाने पर कालाबाजारी अखबारों में पूरी तरीके से रिपोर्टिंग हो रही, अखबार तो बाकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं कालाबाजारी हो रही है। और अगर सरकार कालाबाजारी नहीं रोक पा रही तो पैनिक होगा। भाई सरकार के लिए पैनिक है, मैं कह रहा हूं पैनिक है तो ये भी तो रोकने का काम आपका ही है ना। ये कोई राहुल गांधी तो रोकने नहीं आएंगे। भाई सरकार आपकी है, पैनिक है तो आप पैनिक को रोकिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्र के नाम संबोधन करिए और 2-4 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी, अपने आप सारी कार्रवाई रुक जाएंगी। तो आपने किसी ब्लैक मार्केटियर को गिरफ्तार होते हुए देखा? आप छोटे मोटे डीलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शार्क उनको तो नहीं पकड़ते ना, बिना उनकी सहमति के संभव ही नहीं है। मार्केट के अंदर आज की तारीख में 4,000 रुपए 5,000 रुपए का एलपीजी का सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है। जिनके पास पैसा वो जाके ले रहे हैं और जाके वो आराम से जिंदगी काट रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों की मानसिकता में हो गया कि जब तक संकट नहीं होगा तब तक हम आराम से बैठे रहते हैं, हम वेट करते रहे संकट आए। हाँ, संकट के समय में बढ़िया काम करते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। और मैं ये बात जो लोग बार बार बड़ी संकट के समय में काम तो कर रहे हैं, हाँ संकट के समय बहुत तेजी के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाता है ना। अब देखिए बहुत बड़े पैमाने पर कहा जाता है, देखिए हम कोविड में सरकार ने कितना अच्छा काम किया, सब लोग कहते हैं, सारे जो सरकार जुड़े हुए लोग कोविड ने कितना शानदार काम किया। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो सेकेंड वेव आपको, पहली बात जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आई थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि राहुल गांधी की बड़ी आलोचना करते हैं। राहुल गांधी ने 1 महीने पहले कह दिया था भाई बड़ा संकट आने वाला है, इससे निपटने की तैयारी करिए। क्या हो रहा था उस वक्त? पहले वेव के समय में मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार गिराई जा रही थी। जब तक कमलनाथ की सरकार गिरी नहीं तब तक कोविड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात, जब सेकेंड वेव आई तब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे, हजारों की भीड़ घूम रही थी, कहीं किसी तरीके की कोई पाबंदी प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की गई। उसका नतीजा क्या हुआ? भारत सरकार ने खुद माना कि 4.5 से 5 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत सरकार का मानना है। जो WHO का मानना है, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनका कहना है कम से कम 40 से 50 लाख लोग मारे गए। और वो जो मंजर है, ईश्वर न करे फिर कभी उस तरीके के मंजर हमें आपको देखना पड़ जाए। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि उन दिनों एक सुप्रीम कोर्ट ने, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जो अखबारों के जो फाइल्स में जो नोटिंग है वो भी आप हमारे सामने रखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्मेल द कॉफी, यानी सुप्रीम कोर्ट मामले की अर्जेंसी के बारे में सोच रहा था और हमारी सरकार को उतनी अर्जेंसी का ध्यान नहीं था। उस वक्त जो कोविड की जो टास्क फोर्स कमेटी थी उसने पहले से आपको सजग कर दिया था, लेकिन कदम नहीं उठाया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि हम बाद में क्रेडिट लेने में बहुत आगे हैं। हम सबका स्वभाव वही कि जब संकट निकल जाता है उसके बाद हम जीत गए कहते हैं। ये जो स्थिति पैदा हो रही है, ये स्थिति जब आपको मालूम था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में ईरान से हम की जगह इजराइल के साथ जाएंगे, तो हमको उसका जो खमियाजा है उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए था। और जो लोग ये कहते हैं ये लड़ाई तो आकस्मिक शुरू हो गई, जनवरी का अखबार उठा के देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जितने अखबार है सब में इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि देर सवेर ये युद्ध तो होना ही होना है। सब कह रहे थे, अमेरिका का बेड़ा घूम रहा था, उसकी सैनिक तैयारियां लगातार चल रही थी। और चलिए मान लिया अखबार को भी छोड़ दीजिए, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी जो भारत की एजेंसी है, क्या उन्होंने भी आपको अलर्ट नहीं किया? तो सरकार ये कहे कि नहीं अचानक मुझे पता चला, इसका मतलब कि ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है, आपको पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? इसलिए मेरा मानना यह है कि सरकार को बेल आउट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सरकार, और अगर कोई क्राइसिस होगी तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे उनसे सवाल पूछेंगे।